बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुम्मा मुबारक। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ और आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जुमे का मुबारक दिन है। सभी लोगों से आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप जुमे की नमाज़ का एहतमाम करें, खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ कीजिए। ये जो हालात हैं, जिस तरह से हमने पहले बेहतर किए, अपनी कोशिश करके अल्लाह ताला ने करम किया, आगे भी हालात बेहतर ही रहें। ऑल दो हमें मुख्तलिफ इलाकों में जो है सूरत हाल बेहतर नज़र नहीं आ रही है, और अगर हम डिफरेंट शहरों की बात करें, वहाँ पर भी केसेस कोविड के बढ़ते चले जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी एहतियात करें। आज के प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल की भी, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जी कुछ अहम टॉपिक पर भी। अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज के पहले सेगमेंट से। जान लेते हैं बाहर मौसम कैसा है। हमारे साथ कोमल इस वक्त बाहर मौजूद हैं। कोमल, बताइएगा, सुबह भी हमने देखा शहर में बादलों का राज था, लेकिन हब्स था। मौसम आज कैसा रहेगा सारा दिन? जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो बागों का शहर जो है वो आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम के मनाजिर पेश कर रहा है। मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और आसमान जो है वो बादलों की लपेट में है, जिसकी वजह से मौसम खासा खुशगवार दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो है ठंडी हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है और शहरी इस मौसम को इंजॉय करते हुए अपने काम काज की तरफ रवां दवां भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ शहरी जो हैं वो बागों में वर्जिश कर रहे हैं। और मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 84% और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और आज दिन भर महकमा मौसमियात का यही कहना है कि मौसम इसी तरह जो है वो अपने रुत दिखाएगा, रुत बदलेगा। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी, मौसम खुशगवार रहेगा, जबकि शहर में हल्की हल्की रिमझिम का सिलसिला भी जारी रहने की पेशगोई की गई है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत वो 31 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर करने के साथ साथ आज रिमझिम के साथ आइंदा रवा हफ्ता जो है वहाँ उस रवा हफ्ते में भी रिमझिम का सिलसिला यूं ही बरकरार रहने की पेशगोई की जा रही है, जिसके बाद मौसम जो है वो खासा खुशगवार रहेगा। और मानसून का जो दूसरा स्पेल है वो इसी तरह शहर लाहौर के मौसम को मुनफरिद बनाता रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मौसम खुशगवार होने की वजह से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, काफ़ी बेहतर है एयर क्वालिटी इंडेक्स भी, मौसम भी अच्छा है, और आज सारा दिन जो है इसी तरह से बादल आते जाते रहेंगे। तो कोमल हमें मौसम की सूरत हाल बता रही थी। शहर की सूरत हाल की तरफ बढ़ते हैं। आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं? पहली खबर, बल्दियाती इलेक्शन अगले साल मार्च में होंगे, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में इत्तफाक कायम। नज़ीर चौहान के खिलाफ एक और मुकदमा थाना ग्रीन टाउन में दर्ज, हुकूमत का प्रोडक्शन ऑर्डर मानने से इनकार। गरीब आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया गया, नंबर प्लेट्स मजीद महंगी। और लेस्को में नया बहरान बर्पा हो गया, ट्रांसफार्मर्स, मीटर्स और सर्विस केबल का स्टॉक खत्म। सो ये हैं आज की हमारी टॉप स्टोरीज। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? अना ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपके वक्त के लिए। हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ, लेकिन ये जो कोविड की मौजूदा सूरत हाल मेरे सामने है जी। शहर में 6 अमवात हुई हैं और 245 केसेस जो हैं वो अब रोज़ाना केसेस अगेन बढ़ना शुरू हो गए हैं। 9 अमवात हो गई हैं जी, जो अभी अपडेट हमारे तक आई हैं। अब कल 6 और आज 9, हम आगे जाते जा रहे हैं। अना, इसमें अफसोसनाक चीज़ ये है कि हमने जैसे पहली वेव के दौरान, दूसरी वेव के दौरान या तीसरी वेव के दौरान एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की, हम लोगों ने वो तर्क करना शुरू कर दी हैं। आप मार्केट्स के अंदर जाके देखें, आप पार्क्स में जाके देखें, आप किसी भी जगह के ऊपर जहाँ पे पब्लिक की एक्सेस है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आप जाके देखें तो आपको हालात नज़र आएंगे कि कोई जो है वो ना तो सोशल डिस्टेंस का जो है वो ख्याल कर रहा है, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, वैक्सीनेशन पर बहुत जोर दिया जा रहा है और प्रॉपर प्लान किया जा रहा है कि अब आपने कैंपेन शुरू करनी है, घरों में जाना है। अब आपने मेरे सामने जी कारोबार और ड्राइविंग के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी होगी, सर्टिफिकेट के बगैर दफातर में दाखिला बंद होगा। ये अब इंतहाई इकदाम जब आप उठाना शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको लोगों को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना चाहिए। दूसरी तरफ अब आप SOPs को उस तरह से फॉलो नहीं करा रहे, बैलेंस नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि
हम देखते थे कि दूसरी वेव के दौरान जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए तो उसमें शुरू किया गया कि हम FIRs दर्ज करेंगे जो मास्क नहीं लगाएगा, हम मोटरसाइकिलें गाड़ियां जो जिनके अंदर लोग मास्क नहीं यूज़ कर रहे होंगे उनके फ़ाइन करेंगे। वो सिलसिला अब चौथी वेव के दौरान, अब क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़रूरत है, इंडियन वेरिएंट जो आपके पास आ रहा है ये ज़्यादा ख़तरनाक है, और खुदा ना खास्ता हमारे हमसाए मुल्क के हालात जैसे थे हमारे हालात भी वैसे हो गए तो ये हमसे काबू नहीं होगा, ना उनसे काबू हुआ। तो इससे बचने के लिए यही तरीका था कि वैक्सीनेशन तो हल है, डॉक्टर्स कह रहे हैं वैक्सीनेशन से आप महफूज रह सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के बावजूद आपको खतरा है अगर आप SOPs नहीं फॉलो जब तक आप SOPs नहीं फॉलो करेंगे इसका कोई हल नहीं है। SOPs को फॉलो करवाने के लिए हुकूमत जो है अभी तो सिर्फ सारा फोकस कर रही है वैक्सीन के ऊपर कि हम वैक्सीन लोगों को घर घर पहुंचा सके, अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। लेकिन आप देखें कि जो चीज़ें थी जिस पे FIRs होती थी, चलान होते थे, वो सिलसिला ख़त्म हो गया। इन्फोर्समेंट आपकी ख़त्म जब हो जाएगी तब हालात ख़राब होंगे। तो इसलिए खुदारा हुकूमत को ये भी चाहिए कि साथ साथ इन्फोर्समेंट के ऊपर भी फोकस करे कि आप अगर दुकानें या शॉपिंग मॉल जैसे हम देखते थे मुगलपुरा में पूरे बाज़ार के अंदर SOPs फॉलो नहीं किया जा रहा था, वो पूरा मुगलपुरा बाज़ार सील कर दिया गया था। वहाँ पे हजारों दुकानें थी, वो तमाम की तमाम सील 2 दिन सील रही, उसके बाद लोगों ने इंप्लीमेंट करना शुरू किया। बिल्कुल ऐसे ही है। इरफान, हमें इसको वाइंड अप करना है तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इंतजामिया से भी, जहां हम वैक्सीनेशन को आम करने पर जोर दे रहे हैं वहीं पर हमें SOPs को भी फॉलो करना है। लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई तो वैक्सीनेशन पहले कराएं, और अगर आप वैक्सीनेशन करवा चुके हैं उसके बावजूद आपने समाजी फासला भी मेंटेन रखना है, और कुछ ना कीजिए, मास्क का इस्तेमाल, हाथ धोना अपनी रूटीन बना लें, इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है। जब वापस आएंगे तो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो फैसला हुआ है उसकी डिटेल्स पे जाएंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं आपको। वेलकम बैक। और मेरे ख्याल से मैं फाइनली डेट अनाउंस की गई है, मंथ अनाउंस किया गया है, तो ये पूछ लेते हैं जी, इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी या नहीं? बल्दियाती इलेक्शन अगले साल मार्च में होंगे। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में इत्तफाक कायम हो चुका है। इरफान साहब, होते नजर आ रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि अब इंतजार खत्म हो जाएगा? ना देखिए, मैं तो ये खबर के बाद यही सोच रहा हूँ कि ये कोई 20वीं दफ़ा जो है इस तरह की डेट अनाउंस कर दी गई गवर्नमेंट की तरफ से कि हम करवाएंगे। अब असल में इशू देखें क्या है। इस खबर के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन अगले साल मार्च में होंगे, जिसके लिए खासी वर्किंग भी की गई है। हाँ, देखिए वही मैं आपसे बात करने लगा हूँ कि 4 अरब लागत आएगी। बल्दियात की हदबंदियां जो हैं वो कर ली गई। ये चीज टोटली झूठ है, क्योंकि अभी हदबंदियां मुकम्मल नहीं हुई। अच्छा, अभी तक जो हल्का बंदियों के लिए लोगों ने कोर्ट के अंदर गए थे उनके डिसीजन नहीं आए। फिर उसके साथ जी होमवर्क मुकम्मल हो गया है। देखें, एक और चीज देखें कि अभी तक आपके ना तो वोटर लिस्टें कंप्लीट हुई, आप वोटर लिस्टें कंप्लीट होने के बाद, हल्का बंदियां कंप्लीट होने के बाद ये चीज़ें कर सकेंगे। अब हो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकाम दिए गए कि साबका दौरे हुकूमत में जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको बहाल किया जाए। उस हवाले से आप देखें कि लाहौर के अंदर आपको साबिक जो मेयर थे लाहौर के मुबशर जावेद, उनकी जानिब से एहतजाज करते हुए देखा गया। फिर उसके साथ साथ दीगर जो उनके साथ बल्दियाती नुमाइंदे थे वो हमें वहाँ पर एहतजाज करते हुए नजर आए। अब उनकी तरफ से दोबारा कोर्ट में जाने का फैसला किया गया था, जिसके बाद हुकूमत ने ये नई चीज़ जो है वो प्लान कर दी कि इस प्रेशर को हम कम करने के लिए हम नया कानून जो है वो इलेक्शन करवाने की डेट अनाउंस कर दें। इसके साथ साथ अगर आप साबका जो दौर के अंदर देखें कि वो इलेक्शन कब कैसे हुए, उसके बाद उनके लोगों के साथ जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उनके साथ क्या हुआ कि वो सड़कों के ऊपर आपको फंड्स के लिए रोते हुए नजर आए। इस गवर्नमेंट ने भी एक मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात एक तरफ, ये क्या प्लान करके इंतजार किया जा रहा है कि दिसंबर में ये जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं इनकी मौजूदा जो सिचुएशन है या इनकी पोजीशन है ये खत्म हो जाए तो फिर आगे जाके कराया जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात कहाँ रह जाते हैं? यही बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये फैसला किया गया था कि तमाम जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं इनको बहाल किया जाए, इसको इनकी बहाली हुई और उसके बाद इनको अब तक चार्ज गवर्नमेंट नहीं दे रही, और गवर्नमेंट कह रही है कि नया रूल जो है 2021 का, उस रूल के मुताबिक आप लोगों के इदारे जो तहलील कर दिए गए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ जो नया एक्ट जो है इस गवर्नमेंट ने लाई, जो अभी तक पंजाब असम्बली से मंजूर भी नहीं हुआ। देखिए, कोई भी एक्ट आपने लेके आना है, उसके बाद आपने उसको पंजाब असम्बली में 120 डेज जो हैं उसके ऊपर उन्होंने वर्किंग करनी है, उसके बाद उसकी मंजूरी या ना मंजूरी जो है वो होनी है। जो 2020 एक्ट जो लेके आए थे बल्दियाती इदारों के लिए ये गवर्नमेंट, उसकी अभी तक मंजूरी नहीं हुई।
उसकी मंजूरी होगी तो उसके बाद आप जाके कोई इस कानून के तहत जो है वो इलेक्शन करवा सकेंगे। एक तो वो चीज़ जो है वो अभी तक ज़ेर बहस है कि वो अभी तक आपने पंजाब असम्बली में लेके जाएंगे, 3 माह वो लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर मंजूरी हो ना हो, ये अलग से जो डिबेट है। लेकिन यहाँ पे देखें कि अभी तक हल्का बंदियों के लिए जो लोग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोगों को हम ऐसे जानते हैं जिनकी जानिब से हाई कोर्ट से सदा की गई थी कि नई जो हल्का बंदियाँ की जा रही हैं उसमें उनके जो एरियाज़ हैं उसको सिरे से ही ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि जिस एरिया में लोग पहले वर्किंग करते रहे, उन्होंने अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया, वहाँ पर वर्किंग करवाई, वहाँ पर पैच वर्क करवाए, काम करवाया, सड़कें बनवाई, गलियाँ बनवाई, वो इलाके अब उनकी हल्का बंदियों से ही निकल गए। तो इसके लिए उन लोगों ने हाई अदालतों का रुख किया और वो तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो अभी ज़ेर अल्तवा हैं। दूसरी तरफ आएँ, ये मसला तो चले सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट जब भी हल करें उसको करें। दूसरा बड़ा मसला जो हुकूमत के एंड से करने वाला है कि वो तमाम लोग जो इस इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे उनके वोटर लिस्टें अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं। आप किस तरह अभी हल्का बंदियां आपने ना डिवाइड की, फिर किस तरह पता चलेगा कि आपका वोट किस एरिया में है, मेरा वोट किस एरिया में है? इसके ऊपर खासा टाइम दरकार है। और मैं समझता हूं कि अभी जैसे 20 दफ़ा पहले, हम 19 दफ़ा पहले ये खबर सुन चुके हैं कि हुकूमत ने इलेक्शन करवाने का फैसला किया है, अगले 3 माह बाद इलेक्शन होंगे, तो अभी भी ये खबर जो है वो हुकूमत की तरफ से एक शायद उस प्रेशर को कम करने के लिए एक नई जो चीज़ जो है वो मार्केट में फेंकी गई है कि हम मार्च में इलेक्शन करवाएंगे, जिसके लिए 4 रुपए खर्च हो गए, हमने वर्किंग कर लिया है। मुझे ये बताइए, जो बार बार एक प्लान करके स्किप किया जा रहा है। देखिए ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत आपका अच्छा सवाल कि वाकई क्या हुकूमत इससे खौफजदा है? और हमारी जो वर्किंग है, हम लोग जैसे फील्ड में निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उससे यही लग रहा है कि ये गवर्नमेंट खौफजदा है। क्योंकि आप देखें हर शख्स जो है महंगाई से सताया, हर शख्स जो है वो इस हुकूमत की पॉलिसीज से तंग है कि आए रोज़ आप कभी कहते हैं कि जो पेट्रोल जो है वो 40 रुपये कैलकुलेटर के ऊपर करके बताया जाता था कि 40 रुपये मिलेगा, आज वो जो है वो 120-21 रुपये के करीब जाके लोगों को मिल रहा है। चीनी, उसकी कीमत आपने 1-1.5 साल पहले कहा था कि हम 110 से उसको नीचे लेके आएंगे, वो आज तक नहीं आप लेके आए। बिजली की कीमतें आए रोज़ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आप रोज खबरें देती हैं कि यूटिलिटी स्टोर में फलां चीजें महंगी होगी, फलां चीजें महंगी होगी। ये तो मौजूदा हालात है। इरफान, मेयर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, बहुत शुक्रिया। ये बल्दियाती इलेक्शन अगले साल मार्च में होंगे और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का तो इत्तफाक इस बात पर हो गया है, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? आप इत्तफाक करते हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इलेक्शन कराएं ये इनका हक है और ये पिछले जो 2.5 साल से लेकर बैठे हुए हैं और बने बनाए बल्दियाती इदारे इन्होंने तोड़ दिए। और अब 25 मार्च से जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ हुआ है, हम बहाल हो चुके हैं पंजाब भर में। और उसके बाद हम पिटीशन में दोबारा गए हुए हैं और वहाँ पर इन्होंने पंजाब हुकूमत ने एक ट्रांजिशन प्लान तैयार कर दिया है। और जज साहबा के सामने जो इन्होंने पिटीशन जिनके ऊपर हम इल्जाम लगा रहे हैं सरकारी अफसरान और हुकूमत पंजाब के ऊपर, उनका पिटीशन प्लान सुन लिया। जो हमने कहा कि जी वी आर रेडी, और सारे ऑफिसर्स कह रहे हैं कि आप आकर बैठ जाए, उन सारी चीजों की परवाह नहीं है इनको। और इन्होंने 8 महीने के बाद जो है वो ऐलान कर दिया कि हम इलेक्शन करवाएंगे। इस हुकूमत का पहले तो ये जवाब दे कि दुनिया में ये वाहिद मुल्क है जो कि रियासत के 3 पिलर्स हैं, मुकन्नना, इंतजामिया और अदलिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर हुए आज 4 महीने हो गए और इंतजामिया जो कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब है, ये एक वाहिद मिसाल है कि वो मुल्क की अदलिया के जो ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही। ये एक इतना बड़ा जुर्म है हुकूमत पंजाब का कि जो एक ना एक दिन इनको अवाम के सामने आना होगा और इस बात का जवाब देना होगा। इनकी पाकिस्तान में बख्शिश नहीं होगी। यही अगर कहीं इंटरनेशनल लेवल पर होता तो अभी तक ये जो हुकूमत का सरबराह होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब हुकूमत का, अभी तक वो इधर से बर्खास्त हो चुका होता। तो अभी आप इमेजिन करें कि जिस हुकूमत की ये क्रेडिबिलिटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर नहीं मान रही। अच्छा मेयर साहब, अब मेरा सवाल ये है कि इस पर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? आपने अब आगे क्या प्लान कर रखा है? दिसंबर तक तो कहा जा रहा है कि जी आप लोग पोजीशन पे हैं, खत्म होगी दिसंबर में मौजूदा बल्दियाती इदारों की अभी पोजीशन, तब तक आपने क्या इसी तरह से आप इंतजार करेंगे मार्च का?
देखें जी, बात यह है कि पहले तो ये बात करें ना दिसंबर तक हमारा इफेक्टिव होने की, ये इतने अकल के अंधे हैं। मैं बार बार इनको अकल का अंधा कहता हूँ कि इन्होंने जो ट्रांजिशन कमेटियां बनाई हैं अदालतों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उस पर इन्होंने लिखा है रीस्टोर्ड यूनियन काउंसिल, रीस्टोर्ड डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। ओ भाई किधर है रीस्टोर्ड? किसको आप बेवकूफ बना रहे हो? हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन भी लड़ेंगे जब इलेक्शन आएंगे, मगर उससे पहले ये हमारे साथ जो नाइंसाफी कर रहे हैं उसका अजाला करें। हम इलेक्शन लड़ेंगे और ये इलेक्शन नहीं करा सकते मार्च में। आप मेरी ये बात भी सुन लें, इन्होंने अदालत आलिया में सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत पंजाब के वकील ने मेयर साहब बंदियां मुकम्मल कर ली हैं, बल्दियाती रूल्स तैयार हैं, होमवर्क मुकम्मल है, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे, कोई खास वजह समझ आती है? आप बात तो सुन लेना। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा कि हमारी डीलिमिटेशन पूरी हो चुकी हुई है। आप इनसे पहले ये पूछिए कि जो डीलिमिटेशन है जिसको ये नेबरहुड काउंसिल्स हैं वो ये डिसाइड कर चुके हैं कि लाहौर में कितनी बननी है और उसकी डीलिमिटेशन कब शुरू होनी है और कब खत्म होनी है। जो पहला हिस्सा है इस इलेक्शन का वो तो अभी तक ये करवा नहीं सके। और अगले इलेक्शन, हाँ, अगर दिसंबर तक हमारी क्या फेट होती है उसके बाद हमने इलेक्शन लड़ना है अगर ये कानूनी तरीके से करवाएंगे। इनको एक सियालकोट की जीत जो इन्होंने सिलेक्शन करवाई है उससे इमरान खान और उसके हवारियों को ये हो गया कि शायद हम सारे अब पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे। इंशाल्लाह ताला इनको बल्दियाती इलेक्शन में ऐसी मुंह की पड़ेगी कि इनको समझ नहीं आएगी। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे, इंशाल्लाह जरूर लड़ेंगे, मगर ये कानून और कायदे के मुताबिक चले। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें बहाल किया हुआ है हमें इख्तियारात दें। और ये इतने झूठे हैं कि ये कह रहे हैं जी हमने बहाली कर दी है जो लोकल गवर्नमेंट की। कहाँ बहाली की है? किधर मेयर लाहौर बैठा है? किधर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अपने दफ्तरों में बैठे हैं? तो ये तो ना इनकी बातें तो मैं कहता हूँ एक स्ट्रीट बॉय से भी कम दर्जे की हैं। इनका जो सेक्रेटरी लॉ है वो इस्तीफा देने पे गया हुआ है। चीफ सेक्रेटरी जो है वो अदालत में आके झूठ बोलता है, सेक्रेटरी बल्दियात जो है वो झूठ बोलता है और ये अदालत को डिसीव कर रहे हैं। और इनको पहले हमारा वाला टेन्योर का पहले तो जस्टिफाई करने दे, उसके बाद देखेंगे। इलेक्शन हम जरूर लड़ेंगे, इलेक्शनों से हमें डर नहीं लगता, मगर ये कानून कायदे अपने पूरे कर लें। अभी आप इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस रिलीज आने दें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन आने दें जिसके अंदर इन्होंने लोकल जो डीलिमिटेशन है उसके ऑर्डर्स निकालने। अभी कहाँ है वो कमेटी 3 रुकनी जिसमें एक लोकल गवर्नमेंट का अफसर होता है, एक डीसी होता है, एक इलेक्शन कमीशन का अफसर होता है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो होता है। कहाँ उस कमेटी की मीटिंग हुई है? ये इन्होंने ऐसे ही लॉलीपॉप दिया है अदालतों को कि जी हम इलेक्शन कराने लगे। ये तो वक्त बताएगा। मेयर साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान, मेयर साहब भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, लॉलीपॉप दिया गया है, हीले बहाने किए जा रहे हैं, तो ये तो अब हमें इंतजार भी करना पड़ेगा। लेकिन मेयर साहब खासे गुस्से में हैं। डेफिनेटली देखिए है ना कि आपने पहले उनको जब ओहदों से हटाया उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए, अब 4 माह बाद उनकी ठीक है बहाल कर दिया गया, बहाल कर दिया, वो कह रहे हैं जी हमें दफातर नहीं मिले, बिल्कुल उनको बहाल कर दिया गया। और इसी वजह से आपने टाउन हॉल के अंदर जब उनके एहतजाज देखे तो वो अपने दफातर के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पे उनको दाखिल नहीं होने दिया, ताले मार दिए गए, गेट बंद कर दिए गए। तो ये सूरत हाल जो है ये वाकई एक अलार्मिंग है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर ऑर्डर्स आ चुके हैं तो उसके ऊपर हुकूमत क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, काफ़ी अलार्मिंग है। और इसके लिए मेरे ख्याल में जो पिटिशनर्स थे इनको तौहीने अदालत जो है वो कि अपनी जो सबमिट करनी चाहिए कि वहाँ पे अगर उनके ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा तो ये सीधी सीधी जो तौहीने अदालत है। इस पे तो राइट पे भी हैं मेयर साहब, क्योंकि रूल्स को कहीं पे भी फॉलो नहीं किया जा रहा। खैर, इस खबर को वाइंड अप करेंगे, हमने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जब तो कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से नज़ीर चौहान साहब की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुकदमा दर्ज किया गया और कल प्रोडक्शन ऑर्डर भी मानने से इनकार कर दिया गया, उन्हें असम्बली में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस पर मजीद बात करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। थाना ग्रीन टाउन में भी कार्य सरकार में मुदाखलत पर पर्चा दर्ज किया गया है। मजीद 2 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले सईद अकबर नुवानी का नज़ीर चौहान पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। एक और मुकदमा दर्ज, प्रोडक्शन ऑर्डर मानने से हुकूमत ने इनकार कर दिया है। इरफान, ये तो मजीद मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं नज़ीर चौहान के लिए। बिल्कुल ना, और नज़ीर चौहान जो 2-3 दफ़ा जाके उन्होंने ट्राई की कि उनको गिरफ्तार किया जाए, तो शायद उसी की एक कड़ी है कि अब उनको गिरफ्तारी ऐसी हुई कि अब
उनको छोड़ने का नाम नहीं लिया जा रहा। आप देखें जो पहला मुकदमा हुआ वो थाना सिविल लाइन में हुआ, उस मुकदमे से उनकी जिस दिन जमानत हुई, जमानत के फौरी बाद जो दूसरा मुकदमा FIA में किया हुआ था वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वहां पे अभी उनकी गिरफ्तारी जो है वो डली है, 1 दिन का 2 रोज का उनका रिमांड है और तीसरा मुकदमा ग्रीन टाउन में कल कर लिया गया। तो ये सारी सूरत हाल में यही लग रहा है कि शायद शहजाद अकबर जिनके ऊपर उन्होंने एक संगीन नौयत का इल्ज़ाम आयद किया था, वो उसका जो है वो रिएक्शन जो है वो सामने दे रहे हैं। और अगर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया और जो उनके मुताबिक ये बिल्कुल बेबुनियाद है, तो मेरे ख्याल में उनका रिएक्शन ठीक है कि एक शख्स के ऊपर आप बिना सोचे समझे इस तरह का इल्ज़ाम लगा दें और वो भी आपका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मुशीर हो, उसके बारे में इस तरह का बयान देना मेरे ख्याल में गलत है। और अगर उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हुए हैं तो अब इनको फेस करना चाहिए। जैसे वो कहते थे मैं गिरफ्तारी करूंगा, तो अब उनको फेस करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़, इरफान साहब इसकी तरफ हम आते हैं। हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि ब्यूरोक्रेसी सुन ले, जब तक प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं होता रोजाना इजलास होगा। चौधरी परवेज इलाही हुकूमत नज़ीर चौहान को खुद बागी बना रही है। जहांगीर तरीन का रद्द अमल भी सामने आया है। आशिक रसूल नज़ीर चौहान जिनके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं जी, उनकी मजीद मुश्किलात बढ़ी हैं। अच्छा, प्रोडक्शन ऑर्डर मानने से इनकार किया गया, बारहा कल उनको असम्बली में लाने के लिए भी कोशिशें की गई, क्यों? अना देखें, पंजाब असम्बली का जब भी इजलास होता है तो स्पीकर के पास अख्तियारात हैं कि जो मेंबर जो हो असम्बली का, उसको अगर वो हिरासत में भी हो, वो जेल में भी हो, तो उसके जो प्रोडक्शन आर्डर जो हैं वो जारी किए जाते हैं स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से। तो उसके बाद वो इदारे जिनके पास वो हिरासत में हो वो पाबंद होते हैं कि स्पीकर का जो प्रोडक्शन ऑर्डर है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए उस मेंबर को असम्बली के हाल के अंदर, इजलास के अंदर बुलाया, वहां पे पेश कर सके। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए, उसके बाद FIA जिनके पास नज़ीर चौहान मौजूद थे वो इंतजार करते रहे इस केस के मुद्दई और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर शहजाद अकबर के साथ राब्ते का, उनके साथ राब्ता ना हो पाया। और ज़राए का ये कहना है जब उनसे राब्ता ना हो पाया तो इसके बाद जो FIA के अफसरान थे उन्होंने शहजाद अकबर की नाराज़गी मोल लेना पसंद नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर के अगर आए हैं तो हम फिर भी जो है वो नज़ीर चौहान को पंजाब असम्बली पेश नहीं करेंगे। जिसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली काफ़ी नाला हुए और उनका ये नाला होना बिल्कुल बजा है कि जब स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से इजलास के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं, इस तरह कोई कानून की जो है वो धज्जियां उड़ा सकता है और वहाँ पे आप नहीं बुलाएंगे कि आप केस के अंदर जो जिस प्रोडक्शन ऑर्डर में नज़ीर चौहान जो हैं बुलाए गए हैं आप उनको पेश ही नहीं कर रहे। तो ये सूरत हाल जो है वो काफ़ी अलार्मिंग थी। इसके ऊपर जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली का गुस्सा जायज था और मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ नाराजगी मोल ना ली जाए, इस पर जो प्रोडक्शन ऑर्डर थे उनको भी नजरअंदाज किया गया और आशिक रसूल नज़ीर चौहान को कल असम्बली में पेश भी ना होने दिया गया। इसको प्लानिंग कहा जा सकता है इरफान? एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये सब किया गया? बिल्कुल, डेफिनेटली ये प्लानिंग ही है। आप देखें कि एक नज़ीर चौहान के ऊपर एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा, तीसरा मुकदमा, एक तो आप प्लानिंग के साथ उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो अगर उनको रिलीफ मिलना था, जैसे अदालत ने उनको रिलीफ दिया, उनकी जमानत हुई, तो उसके बाद आपने दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। फिर एक और चीज, अलार्मिंग चीज बताऊं मैं आपको कि जो मुकदमात दर्ज किए गए थे पुलिस स्टेशन के अंदर, उसके अंदर 16 MPO जो है वो ऐड की जा रही है, जो नाकाबिले जमानत इसमें जो दफात शामिल की गई हैं, जो सिविल लाइन के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब पुलिस की तरफ से इनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था उसमें शहजाद अकबर को ये पता चला कि ये मुकदमे के अंदर दफात जो है काफ़ी कमज़ोर हैं, तो उस पर वो लाहौर पुलिस पे और IG पंजाब के ऊपर काफ़ी नाला हुए। इसी को मद्देनजर रखते हुए आप देखें कि लाहौर पुलिस ने दूसरा मुकदमा था उसमें 16 MPO ऐड कर दी। तीसरा मुकदमा जो दर्ज किया वो ग्रीन टाउन में कर दिया कि आपने इलेक्शन के दौरान जो कश्मीर का जो इलेक्शन था उसके दौरान आपने वहां पे बलवा करने की कोशिश की, लोगों को हंगामा प्लान करके बिल्कुल, ये तो पूरी प्लानिंग थी और ये प्लानिंग थी कि आपने उनको जो है वो स्नब करना है। और लेकिन अफसोसनाक चीज ये थी कि नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी हुई, नज़ीर चौहान थानों में गए तो ना तो उनके साथ कोई बड़े जो आपको MPS नजर आए, ना कोट लखपत में नजर आए, ना FIA में नजर आए। उनके साथ कुछ गिने चुने लोग थे। जिन लोगों के लिए वो स्टैंड कर रहे हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनके साथ अगर वो चल रहे हैं
जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ, तो उनको भी उनका बैकअप करना चाहिए। जो अपने थे वो भी टाइम पे नजर नहीं आए। हमने खबर को वाइंड अप करना है, ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे। तो नंबर प्लेट्स क्यों महंगी हो गई? महंगाई हर तरफ है, तो क्या ये वजह बनी कि नंबर प्लेट्स महंगी कर दी, या फिर नंबर प्लेट्स महंगी होने के पीछे कुछ और वजूहात हैं? इसको हम डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कि नंबर प्लेट्स मजीद महंगी हो गई हैं, क्या वजह है इरफान? वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है वो बहाने ढूंढ रही है कि लोगों की जेबों से किस तरह पैसे निकालने हैं। आप देखें कि जो मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेटें या गाड़ियों की नंबर प्लेटें पहले आपको मिल नहीं रही थी, अब अभी भी आप शहर के अंदर आप जाके देखें तो आपको कम से कम 20% गाड़ियां ऐसी नजर आएंगी जिनकी गैर नमूना नंबर प्लेट होगी, यानी कि उनके पास नंबर प्लेट नहीं है। मैं यही पूछने वाली थी, इसको महंगा तो किया जा रहा है, नंबर प्लेट देंगे की फराहमी, नंबर प्लेट की फराहमी एक बहुत बड़ा सवाल है। नंबर प्लेट से जुड़े जो मसाइल हैं, हर रोज आप नंबर प्लेट तब्दील करने का प्लान कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मसला है। मसले हल नहीं हो रहे, महंगाई की जा रही है। अन्ना देखिए, एक्साइज डिपार्टमेंट जो है, एक्साइज डिपार्टमेंट की अगर नाअहली देखी जाए तो आपको पिछले ये 3-4 साल से, जब से ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो उसके बाद आपको इसकी नाअहली जो है वो खुल के सामने नज़र आना शुरू होगी। क्योंकि इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जब साबिक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था तो उसके बाद ये फैसला किया गया था कि एक्साइज को सेफ सिटी के साथ मर्ज किया जाएगा और इसमें तमाम जो नंबर प्लेट्स हैं उनका रिकॉर्ड होगा, बाकी चीज़ें जो हैं उसमें होंगी। वो चीज़ें तो चलें पता नहीं हुई हैं कि नहीं, सेफ सिटी में ना वो होंगी। एक्साइज डिपार्टमेंट का जो किरदार है वो बड़ा खुल के सामने आया कि इसमें सिर्फ पैसे बटोरने के लिए ये एक इदारा ऐसा बनाया है कि जिसमें लोग जो हैं वो लोगों की जेबों से पैसे निकाले जाते हैं। कभी किसी मद में इन पे टैक्स लगाया दिया जाता है, कभी किसी मद के अंदर। और अब देखें कि अब ये एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से एक समरी इरसाल की गई महकमा ख़जाना को कि आप जो नंबर प्लेट की कीमतें हैं, मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट, उसमें 250 रुपया इजाफा करें। कार की जो नंबर प्लेट्स हैं उसके अंदर आप 1200 से 1500 रुपए तक इसकी कीमत करें। यानी कि जो पहले आपको मिलती थी 600-700 या 1000 रुपये में, अब उसकी कीमत आप 1500 रुपये कर दें, उसको 500 रुपये का इजाफा कर दिया जाए। जो मोटरसाइकिल की आपको नंबर प्लेट मिलती थी 600-700 रुपये में, वो 1000 रुपये में कर दी जाएगी। तो ये चीजें हैं कि आप सिर्फ अवाम की जेबों से पैसे निकालने के लिए और आप अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। पहले ही कमाओ पुत कहा जाता है एक्साइज को, अच्छे खासे पैसे पहले ही ये कमा रहे हैं। और एक और चीज देखें कि इसमें आप कोरियर के पैसे भी जो कंज्यूमर है वो देगा। पहले कोरियर जो थी वो एक्साइज की डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती थी और हम अक्सर ये खबरें देखते थे, सोशल मीडिया पे नजर आती थी, टीवीज के ऊपर नजर आती, अखबारात में नजर आती थी कि एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर हजारों की तादाद में नंबर प्लेट्स पड़ी हुई हैं क्योंकि इनके एग्रीमेंट्स नहीं हो पाए उन कोरियर कंपनीज की वजह से, कोरियर कंपनीज के साथ, जिसकी वजह से ये नंबर प्लेट जो हैं कंज्यूमर तक नहीं पहुंच सकी। उसका खमियाजा क्या होता है कि शहर में आपको नंबर प्लेट्स के बगैर गाड़ियां नज़र आती हैं, गैर नमूना नंबर प्लेट की गाड़ियां नज़र आती हैं और उसके बाद इसी सूरत हाल को देखते हुए आप किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकते हैं कि इन नंबर प्लेट के बगैर जो गाड़ियां फिर रही हैं उनमें दहशतगर्द हैं, उसमें शरीफ लोग हैं, इसका कौन डिफाइन करेगा? अगर नंबर प्लेट होगी तो कम से कम उसको आइडेंटिफाई तो किया जा सकेगा। जिस तरह हम जोहर टाउन वाले ब्लास्ट में देखते हैं कि वहाँ से गाड़ी का नंबर प्लेट आइडेंटिफाई हुआ तो पूरा गैंग पकड़ा गया। यहाँ पे अब ये सूरत हाल है कि आप कंज्यूमर को कह रहे हैं कि कोरियर के पैसे भी आप दें, गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ साथ मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट के ऊपर इजाफा तो कर दिया गया, लेकिन कंज्यूमर को उसके कोरियर के पैसे भी पे करना पड़ेंगे। और ये सख्त नाइंसाफ़ी है कि आप लोगों ने किस चीज़ के पैसे लेने हैं, आप लोगों ने डिपार्टमेंट किस चीज़ के साथ चलाना है। अगर सारा कुछ कंज्यूमर ने करना है, कंज्यूमर ने पैसे भी आपको पे करने हैं, आपने जो टैक्स इकट्ठा करना है उसका मसरफ क्या होगा? वो क्या लोगों की जेबों में भरने के लिए है? वो क्या सिर्फ लोगों की जेबें से वो पैसे निकालने के लिए? अभी तक जो सूरत हाल लग रही है, अभी नंबर प्लेट के ढेर लगे हैं, वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, नई नंबर प्लेट्स आप बना नहीं रहे हैं और आप चलें जी महंगाई मजीद करने। खैर इस पर तो लोगों का रद्दमल जरूर सामने आएगा, लोग क्योंकि इससे मजीद भी परेशान होंगे। तो इस पर अब जब ये मजीद महंगी की गई है तो लोगों का रिएक्शन भी हम आने वाले दिनों में शेयर करेंगे। लेस्को में जो नया बहरान है उसकी तरफ में आना चाहूंगी। ट्रांसफार्मर, मीटर, सर्विस केबल का स्टॉक खत्म हो चुका है। ट्रांसफार्मर का स्टॉक खत्म ऑलरेडी हर जगह पर आपको गैर इलानिया लोड शेडिंग की सूरत में तो घंटों लोड शेडिंग जो है वो अब हो रही है। तो ये इतना बहरान अगर हो गया तो हम ये समझ लें कि अब लाइट तो बिल्कुल नहीं आने वाली शहर में।
अना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम जो हमारा लेस्को का या पूरे जो भी बिजली का हमारा ये डिपार्टमेंट है, इसके सिस्टम में अगर मुसलसल बिजली आती रहे, मुसलसल आप कहें कि लोड शेडिंग ना हो और तमाम फेजेस जो हैं वो प्रॉपर चलते रहें, तो ये सिस्टम जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से आप देखते हैं कि आए रोज़ आपको किसी ना किसी जगह के ऊपर ट्रिपिंग नज़र आती है। ज़रा सी बारिश होगी, ज़रा सी आंधी होगी तो आपको ट्रिपिंग नज़र आएगी, पूरा पता चलेगा शुमाली लाहौर बंद हो गया, आपका जो लाहौर के एंट्रेंस है वहाँ पे सारा बंद हो गया। ये सूरत हाल जो है वो चलती रहेगी। उसके साथ साथ अगर ट्रांसफार्मर जो है वो शॉर्टेज है, बिजली के मीटर्स की शॉर्टेज है, तो इसका कंज्यूमर जो है वो सीधा सीधा इफेक्ट होगा। क्योंकि आप देखें कि जितनी भी नई आबादियां बन रही हैं लाहौर, क्योंकि आप देखें कनेक्शन लगेगा नहीं, क्योंकि ना मीटर है ना मीटर है ना आपके पास वो उसमें ट्रांसफार्मर मौजूद हैं। जो ट्रांसफार्मर मौजूद हैं उसमें आए रोज हम खबरें भी सुनते हैं। शाहिद सिप्रा जो हमारे इसके रिलेटेड जो रिपोर्टर हैं, उनसे अब जब हम बात करते हैं इनके ट्रांसफार्मर्स के बारे में, तो उनका ये कहना था कि एक माफिया है, माफिया इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है, जो ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग के हवाले से, ट्रांसफार्मर की खरीदो फरोख्त के हवाले से ये माफिया है जो इसको पूरे लेस्को सिस्टम को। शाहिद सिप्रा साहब ने की थी कि जो रूल्स हैं, जो एसओपीज हैं, उनके मुताबिक ट्रांसफार्मर की खरीदारी ही नहीं की गई है, स्टैंडर्ड पे पूरा ही नहीं उतरते हैं ट्रांसफार्मर। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आए दिन आपके ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं और ना बैकअप पे आपके पास ट्रांसफार्मर मौजूद है। इरफान, वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे आज के मेहमानों से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करने वाले हैं जी शहरोज का, जो कि पाकिस्तान का बिलाशुबा फख्र है। K2 सर करने का आलमी रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। पाकिस्तान के शहरोज काशिफ K2 चोटी सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोपहमा बन गए हैं। शहरोज काशिफ ने यह कारनामा 19 बरस 4 महीने और 16 दिन में हासिल किया। और मैं आपको यह भी बताती चलूं, शहरोज काशिफ ने 11 मई 2021 को दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट सर की थी। शहरोज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरोज, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। और यकीन माने जिस तरह से आपने पाकिस्तानी झंडा पकड़ा है, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। आपकी क्या फीलिंग्स हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और शुक्रिया, पूरे मुल्क का बहुत गुजार हूँ क्योंकि ये अच्छा शेरोज, ये बताइएगा किस तरह से आपने प्लान किया कि आपने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देना है, और माशाल्लाह से अब तो आप कामयाब भी हो गए हैं। अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, क्या कुछ मुश्किलात भी दरपेश आई? जी शेरोज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे ये बताइएगा कि इतना बड़ा कारनामा तो आपने सर अंजाम दे दिया, माशाल्लाह से कामयाबी भी आपने अपने नाम कर ली। तो ये कहिएगा कि क्या कोई मुश्किलात भी आपको इस राह में आई? किन किन मुश्किलात का सामना रहा, किन किन चैलेंजेस का सामना रहा? हम शहरोज से दोबारा से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इससे कबल साजिद सिद्दीपारा 21 बरस की उम्र में K2 सर करने का रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया था। शहरोज काशिफ ने K2 सर करने के लिए आबरूजी रूट का इस्तेमाल किया है और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जो है वो कारनामा सर अंजाम देना बिलाशुबा एक बहुत बड़ा शर्फ है जो कि शहरोज ने अपने नाम किया है। सबसे कम उम्र माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पाकिस्तानी जो हैं वो बन गए हैं। और आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि शहरोज सेकेंड ईयर के तालिब इल्म हैं। शहरोज काशिफ ने दुनिया की दूसरी और पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी को सर किया है। शहरोज से हम एक दफ़ा फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं आपको। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे शहरोज के साथ और हमने जानने की कोशिश की कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और उन्हें हमने मुबारकबाद भी दी। एक बार फिर से शहरोज ने हमें ज्वाइन किया है, उनकी जाने बढ़ेंगे। शहरोज, मुझे ये बताइएगा, इतना बड़ा कारनामा आपने सर तो कर लिया, ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस भी होंगे, कुछ मुश्किलात भी होंगी। क्या क्या चैलेंजेस और मुश्किलात दरपेश आए? जी देखिए, K2 दुनिया का जो है सबसे मुश्किल पहाड़ है और इसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात आती हैं।
ब्लैक पिरामिड है, बॉटलनेक है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे इंसान को जो है वो बहुत सी मुश्किलात का पूरा एक तरह से मौत का सामना करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सब मुश्किलात से जो है वो अपने माँ बाप की दुआओं से और मुल्क की दुआओं से जो है वो मैं आसानी से गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह। शेरोज, किसी पॉइंट पे ऐसा ये लगा कि अब मुश्किल हो गई है, शायद मैं आगे जा पाऊँ या ना जा पाऊँ? नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया, टफ तो था लेकिन इस तरह भी नहीं कि हमने हार मान ली है। इतना बड़ा चैलेंज अगर एक एक्सेप्ट किया ही है तो उसको अचीव भी करना पड़ता है फिर। सही, तो मुझे कुछ टाइमिंग बताइएगा, कितना अरसा आपको लगा और इस दौरान आपने क्या क्या चीजें महसूस की? आपका अपना, ऑब्वियसली आप अकेले थे और कुछ फीलिंग्स ऐसी लोनली सी आई, किसी को मिस किया? बस यहाँ पे बेस कैंप पे बैठे तकरीबन कोई 20-25 दिन हो गए हैं और मैंने इससे पहले दुनिया की बुलंद तरीन से शेयर किया जो कि 11 मई को था। उसके बाद में डायरेक्टली इधर आया तो एक बहुत लंबा ड्यूरेशन था। घर वाले भी थोड़ा उदास थे, ईद भी घर में की, छोटी ईद भी कहीं और बड़ी ईद भी कहीं और पहाड़ों पे। तो इस तरह आपको पता है कि घर वालों को जरा थोड़ा सा फील होता है ये चीज़ें। तो काफी मोमेंट्स ऐसे थे जिसपे याद आए, दोस्त याद आए, कजन, घर वाले। आपको पता है कि ईद के त्यौहार इस तरह के होते हैं जब सभी इकट्ठे होते हैं। लेकिन आपकी मेहनत रंग ले आई है और हर जगह आप ही के चर्चे हैं कि इतना बड़ा कारनामा आपने 19 साल की उम्र में सर अंजाम दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। विश गुड लक। बिलाशुबा शेरोज जैसे ही बड़े नाम हैं जो स्थान के लिए फ़ख्र का बायस बनते हैं और जिस तरह से शेरोज परचम थामे खड़े हैं और अपनी वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के बाद, तो बिलाशुबा ये चीज़ें जो हैं काबिल तहसीन हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ बात कर लेते हैं तालीमी सरगर्मियों को आगे लेकर चलने में एक बड़ा नाम सिटी स्कूल। हम देखते हैं कि जी तालीमी मैदान में बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो इस वक्त अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रखे हैं, लेकिन एक स्पेशल अपना मकसद लेकर आना, तलबा को तालीम के साथ साथ तरबियत देना वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसमें सिटी स्कूल जो है माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो है खिदमात सर अंजाम दे रहा है। 1978 में कराची में कायम किया गया सिटी स्कूल और सिटी स्कूल आज पाकिस्तान के सबसे बड़े निजी स्कूल नेटवर्क में से एक है और इसकी ब्रांचेस मुल्क भर के तमाम बड़े शहरों में हैं। फिलहाल मैं आपको ये बताती चलूँ 48 शहरों में 150 स्कूल जो हैं वो हैं जो कि तलबा की तालीमी सरगर्मियों में मशगूल हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं कराना चाहूँगी। आबिदा मंजूर साहिबा जो कि प्रिंसिपल सिटी स्कूल हैं, उनके साथ मोहम्मद दानिश अशरफ जो कि सिटी स्कूल के स्टूडेंट हैं, अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। दानिश आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे ख्याल से कामयाब स्टूडेंट साथ बैठा होना उस्ताद के लिए भी एक प्राउड मोमेंट होता है। दानिश की तरफ मैं आऊंगी, पहले आबिदा साहिबा की तरफ जाऊंगी। बिलाशुबा मुबारकबाद कि आप लोग मुस्तहिक हैं और बहुत ज़बरदस्त खिदमात सिटी स्कूल सर अंजाम दे रहा है। सिटी स्कूल का असल मकसद क्या था जब इसको बनाया गया, तो क्या चीज़ थी जो कि आप कुछ डिफरेंट लेकर आना चाह रहे थे? देखिए जी, इसका मोटो ही है आई एम टू लर्न। तो सारी बात ही लर्निंग की, तालीम और साथ साथ तरबियत। मोटो यही है और हमारा कि हम बच्चों की तालीम भी दें और साथ साथ उनकी तरबियत भी करें, जो कि मेरा ख्याल में हमारे मुल्क के लिए, हमारे माशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही, और ये बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है, तालीम के साथ साथ तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने क्यों सिटी स्कूल का इंतखाब किया, मुझे ये बताइएगा। अच्छा, मैंने जब सिटी स्कूल ज्वाइन किया था मुझे काफ़ी लोगों ने स्कूल को रिकमेंड किया था। मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, उन्होंने बताया था कि सिटी स्कूल बड़ा अच्छा स्कूल है। उस पॉइंट पे हमें आइडिया नहीं था कि कौन से स्कूल्स एक्चुअली अच्छे होते हैं और सिटी स्कूल आई थिंक ज्वाइन करना काफ़ी अच्छी चॉइस थी। अगर मैं ना ज्वाइन करता शायद मैं यहाँ पे आज होता ही ना। बिल्कुल आपने सही कहा, यानी आपकी कामयाबी के पीछे सिटी स्कूल का राज है। तो आपकी एजुकेशन कुछ मैं जानना चाहूँगी, लेकिन अभी मैडम से जानना चाहूँगी कामयाबी का फॉर्मूला आप जो लेकर आए, माशाल्लाह से इस तरह के ब्राइट स्टूडेंट आपके हैं, तो क्या क्या डिफरेंट प्लान था? क्या आपने कोर्स आउटलाइन चेंजेस की, स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के लिए कुछ स्पेशल किया, टीचर्स पे फोकस किया? बहुत क्या किया? कुछ, ये जितनी आपने भी चीज़ें कही हैं ये सारी मिलकर ही एक कामयाब स्टूडेंट प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यस बिल्कुल, उनके असातिज़ा, उनकी तरबियत, उनकी ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और उसके साथ साथ तलबा के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें डिबेटिंग है, स्पोर्ट्स है, बाकी जो आर्ट से, परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड बच्चों को एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, ये सब स्कूल में करवाया जाता है सो दैट दे कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग। एंड आपको पता है इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव वर्ल्ड, बच्चों को हेल्दी कंपटीशन में सिखाया जाता है और वो सारी चीज़ें जो एक इंसान को, एक स्टूडेंट को एक ह्यूमन बीइंग बना सके, वो हमारी वैल्यूज़, हमारे तरीक़ेकार सिर्फ ये कि बच्चों में वैल्यूज़ इनकलकेट करें ताकि कल को वो अच्छे डिसीजंस और अच्छे चैलेंज बन चुका है आजकल, जिस तरह से बहुत ज़्यादा जदीद निज़ाम आ चुका है, गैजेट्स आ चुके हैं, कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। क्या कोविड में कैसे मैनेज किया? बहुत मुश्किल था जी, इट वाज सबके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि ओवरनाइट चेंजेस करनी पड़ी और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हम इसलिए भी हो गए कि हमने अपने टीचर्स को ओवरनाइट ट्रेन किया। हम गैजेट्स उनके लैपटॉप्स, फ़ोन के साथ, बिकॉज लैपटॉप्स तो बहुत कम टीचर्स के पास शुरू में, छोटी क्लासेस के बच्चों के पास, तो वो सब बच्चों एज अ फ़ोन पहले डिवाइस यूज़ की। उसके बाद हमने डिफरेंट सेंचुरी के साथ इनकलकेट किया जिसमें फिर बच्चों के ऑनलाइन क्विज़ेज़, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स मेयारी बनाने के लिए बहुत कोशिशें की गई और उसमें टीचर्स का मैं कहूँगी हमारे असातिज़ा का भी बहुत कमाल है जिन्होंने दिन रात ये काम करके और अपने बच्चों के लिए वो दिन रात उन्होंने काम किया। सही, तो मैं दानिश आपसे जानना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं? ऑब्वियसली आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई अच्छी करते हैं, स्कूल का असातिज़ा का रोल क्या होता है? आई थिंक सबसे बड़ा रोल ही टीचर्स का होता है। सिटी स्कूल में स्पेशली ए लेवल में आने से पहले हमें हमेशा सिखाया जाता था कि आपको जो है ना ग्रेड्स के लिए पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स सारे पास पर करते थे, रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा था, लेकिन ए लेवल में मुझे ऐसे टीचर्स मिले जहाँ पे उन्होंने साफ साफ हमें मोटिवेट किया, विजन दिखाई कि आप जिस तरह फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है, आप केमिस्ट्री को सिर्फ ग्रेड्स के लिए ना पढ़ो, आप देखो कि आगे से क्या क्या करियर निकलते हैं। और आई थिंक सिटी स्कूल में ये एक चीज़ डिफरेंट मैंने देखी कि हमें सब्जेक्ट्स ना सिर्फ ग्रेड्स के लिए, एग्जाम्स के लिए पढ़ाया गया था, बल्कि हमारे फ्यूचर करियर्स, हमारे विजन्स से कनेक्ट किया गया था। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सही। अच्छा मैडम, टीचर्स जदीद तकाज़ों के मुताबिक प्रिपेयर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमने देखा बहुत सारे स्कूल्स में अब जब आपने टेक्नोलॉजी पर आए, चीज़ें चेंज की, लैपटॉप, आईपैड, टीचर्स की ट्रेनिंग ही नहीं थी। आप टीचर्स ट्रेनिंग पे कितना फोकस करते हैं? हमने बहुत टीचर्स ट्रेनिंग पे फोकस किया जी, हमारे माइक्रोसॉफ्ट ट्रेन टीचर्स हैं और इसीलिए हमें कोई इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं, हमारे बच्चों को भी इतना मुश्किल नहीं पेश आई। बिकॉज जैसे दानिश की बात करें तो ये हमारे कोविड के पैदावार वाले बच्चे हैं जिसमें कोविड में उनका स्कूल्स बंद हो गए। बिकॉज फेस टू फेस पढ़ाई और चीज़ होती है और ऑनलाइन आप बहुत इफ़ेक्टिव भी करें, फिर भी जैसे एक टीचर को सामने नज़र आ रहा है, बच्चा समझ आ रहा है या नहीं, उसका ऑल्टरनेट वो कोई हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी ऑनलाइन टीचिंग में हमारी टीचर ने बहुत कामयाबी के साथ बच्चों को ट्रेन किया, बच्चों को पढ़ाया, उनकी टेस्टिंग हुई और रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, क्लासरूम का माहौल कुछ बताइएगा, डिफरेंट किस तरह से इंटरेक्शन स्टूडेंट टीचर में कैसा रहता है, टीचर्स का बिहेवियर कैसा होता है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। बल्कि मैं इस पे अपने एक फिजिक्स टीचर की एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं कहते थे कि मेरे ज़माने में जो है ना, टीचर के साथ बात करना ही बहुत बड़ी बात थी। टीचर को कॉल तो बहुत दूर की बात है। आजकल के जो हमारे टीचर्स हैं उनके साथ जो हमारी इंटरेक्शन है वो काफ़ी आसान हो गई। हमारे टीचर का अपना एक गोल था कि स्टूडेंट्स और टीचर्स का हमेशा इंटरेक्शन हो। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पर रात को कोई सवाल नहीं समझ आ रहा, हम मैसेज कर लेते और टीचर फ़ौरन हमें रिप्लाई कर देते थे। तो आई थिंक इस पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिला था। इस पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि हमारे बच्चों ने अगर रात को 2 बजे भी टीचर को मैसेज किया है तो उन्होंने 2 बजे ज़बरदस्त। बिकॉज जब बच्चों की ज़रूरत है तो फिर टीचर उनके साथ मौजूद होने बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैं अपने टीचर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ इन बच्चों को ऐसे वक्त में बहुत मदद की कि यूजुअली क्लासरूम्स में बच्चे पूछते हैं, लेकिन रात को जब इनका पढ़ने का टाइम होता है उस वक्त टीचर्स का मौजूद होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहती है, टाइम टू टाइम मीटिंग्स? जी बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती है। पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं और कोई अगर हमें कुछ लगे कि जिस बच्चे की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है तो हम तब पेरेंट्स को कॉल करते हैं। जो हमारी ऑनलाइन या वैसे क्लासेस में जो बच्चे एब्सेंट होते हैं तब हम पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि आपका बच्चा ऑनलाइन नहीं आ रहा।
वो प्रॉब्लम जैसे हमारे यहाँ कभी इंटरनेट का इशू है, कभी लाइट नहीं आ रही, ये वाले इश्यूज हमारे यूजुअली होते हैं। बट पेरेंट्स भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं। और बाकी जो चीज़ें जैसे स्कूल के साथ, जैसे आपने जो मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारे इतने 38 अक्रॉस द बोर्ड हमारे हाई अचीवर्स इस साल आए हैं, और ये अक्टूबर नवंबर जो फुल फ्लेज एग्जामिनेशंस हुए हैं, अच्छा। ये उसके हैं। और किसी भी एक इंस्टीट्यूट के लिए इतने दो तो वर्ल्ड अचीवर्स हैं जी, कंप्यूटर साइंस में और मैथमेटिक्स में, विच आई थिंक इज़ अ ह्यूज फॉर हमारे टीचर्स के लिए भी, हमारे इतने ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत फ़ख्र की बात है। और दूसरा हमारे छोटे शहरों में भी, हमारे साहिवाल से हमारी डिस्टिंक्शन आई है, हमारी सखर से हमारी डिस्टिंक्शन आई है, और हमारे कुछ 20 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिनके अक्रॉस बोर्ड बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं। तो यही वजह है कि सिटी स्कूल किस तरह से जो है बाकी तालीमी इदारों से डिफरेंट है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हर स्कूल में हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, ऑब्वियसली जो आपके स्टूडेंट्स ज़्यादा ब्राइट नहीं है, उन पर तो स्पेशल तवज्जो देती जी, बिल्कुल स्पेशल तवज्जो दी जाती है उनके ऊपर। उनकी रिमीडियल क्लासेस होती हैं, उनको 1-to-1 बेसिस के ऊपर बिठा कर पढ़ाया जाता है, और उनको कोशिश ये की जाती है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर वो बाकी क्लास के लेवल के ऊपर, स्टैंडर्ड के ऊपर आ जाएं, सो दैट उनको प्रमोट किया जा सके नेक्स्ट सेशन के लिए। आपको पता है जैसे वी बिन स्टूडेंट्स, अब हम सभी स्टूडेंट्स रहे हैं, तो ग्रेड 7 से ग्रेड 8 में आना बहुत एक बड़ा वो डिलेमा लगता था। इसी तरह से ग्रेड 2 से ग्रेड 3 में आना एक बहुत वो लगता था। तो इसी तरह से हमारे जो टीचर्स हैं, वो जो बच्चे जो सही परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको 1-to-1 बेसिस के ऊपर बिठाया जाता है, उनकी रिमीडियल क्लासेस हर सब्जेक्ट की ली जाती हैं, ताकि वो एंड ऑफ द ईयर तक एक स्टैंडर्ड के ऊपर आ जाएं। सही, इस पर आप इजाज़त दें, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हमेशा ब्राइट स्टूडेंट इसलिए ब्राइट नहीं होता क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता, कभी कभार वो गलत सब्जेक्ट में बैठा होता है। और हमारे स्कूल का फ़ायदा ये है कि हमारे टीचर्स पेरेंट्स को बुलाते थे और वो कहते थे, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा साइंस पढ़ा है, वो साइंस के लिए नहीं बनना, वो आर्टिस्ट है, आप उसे आर्ट में भी रहे। काउंसलिंग भी की जाती है, पेरेंट्स की भी और स्टूडेंट्स की भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने साइंसेस से अपना सब्जेक्ट बिजनेस में बदला, क्योंकि साइंसेस में वो नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन बिजनेस पे आप उन्हें देखें वो परफॉर्म कर रहे हैं। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि प्रॉपर ट्रैक पे भी स्टूडेंट्स को लेकर आया जाता है। मुझे दानिश बताइएगा, क्लासरूम में अगर आपको एक चीज़ लेक्चर डिलीवर किया गया है, वो सही तरह से आपको समझ नहीं आया, नेक्स्ट डे आप उस पर दोबारा से आना चाह रहे हैं या टीचर की हेल्प लेना चाह रहे हैं, टीचर्स अवेलेबल होते हैं एवरी टाइम? हाँ, ऐसे ही मैंने सुना है कि बहुत टीचर्स होते हैं जो थोड़ा अफेंड होते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा नहीं। हमारे टीचर्स तो उल्टा, कभी कभार मुझे याद है वो अगले क्लास जो होती है ना, उसका हाफ टाइम कभी कभार स्पेंड करते हैं जस्ट टू आंसर 1 क्वेश्चन। मुझे अभी भी याद है एक लिटिल कॉन्सेप्ट था, वो अगर टीचर उसे छोड़ भी देते कुछ फ़र्क ना पड़ता, लेकिन टीचर ने अपनी आधी क्लास का टाइम स्पेंड किया जस्ट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू 1 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम, रट्टा सिस्टम से अब हम भाग रहे हैं, रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, नई नई राहें स्कूल्स में जो हैं वो खोली जा रही हैं। आपके स्कूल में इस चीज़ को कितना प्रमोट किया जाता है? जी 100% प्रमोट किया जाता है, बिकॉज दिस इज़ कंसेप्चुअल लर्निंग। रोट लर्निंग का तो अपना वक्त है और ना ज़माना है जी। और जितना इनका कोर्स वर्क जो यूजुअली या मैट्रिक की साइड देख लें या ओ लेवल्स ए लेवल्स की साइड देख लें, ये सारा अब कंसेप्चुअल है। आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया तो आप रट्टा से कोई फ़ायदा आपको, आप पेपर ही नहीं सॉल्व कर सकेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ग्रेड 6, 7, 8 से ही बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है स्कूल्स में। और कुछ आपके जो 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या कुछ स्पेशल प्लान होता है? बिल्कुल, उनके लिए स्पेशल प्लान होता है जी। उनके लिए उन्होंने आगे क्या करना है। अगर उनका एक सब्जेक्ट में, जैसे अभी दानिश ने बताया कि अगर उनका एक सब्जेक्ट में उनका ग्रेड नहीं आ रहा, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही, तो उनकी भी काउंसलिंग होती है, उन बच्चों की, उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है। क्योंकि यूजुअली हमारे पेरेंट्स कहते हैं जी मेरे बच्चे ने तो डॉक्टर ही बनना है। तो ये दैट इज़ समथिंग विच वी नीड टू टेल द पेरेंट्स। हम उनको बुलाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बच्चे की जो पसंद है वो बताई जाती है, और फिर उस तरह से बच्चों को फिर हम आगे उनके फ्यूचर के लिए लेके जाते हैं। हमारे पास पूरा काउंसलिंग का एक डिपार्टमेंट है जो बच्चों को स्पेशली ओ लेवल्स में काउंसल करता है कि आपने क्या, आपके शौक़ हैं, आप क्या चीज़ आपको पसंद से आप पढ़ सकते हैं, आप किस में आपका ज़्यादा ध्यान लगाकर दिल से आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि आप तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल तभी आप होंगे जब आप दिल से आप उसकी बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा जी, तालीमी निज़ाम पर तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। मुझे ये बताइएगा, बाकी एक्टिविटीज़ बच्चों की पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप उनके लिए कुछ ऐसे सेशन रखें जिनमें उनकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाया जाए। इस तरह कम्युनिकेशन के लिए तो सबसे पहले तो मैं, जैसे अभी दानिश ने भी अभी हम बात कर रहे थे, तो हमारी पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट होते हैं
जिसमें दानिश पार्टिसिपेटेड एंड आई थिंक ही केम हमारा बेसिकली हाँ लाहौर में वो सेकंड और कराची में फाइनल हुआ। तो इस पर आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। सिटी स्कूल के स्टार्ट में जब मैं आया था, मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो क्लास के सामने आके सूरत भी नहीं पढ़ सकता, यानी शायद थे एक सूरत पढ़ने में मुझे भी याद है मेरी टीचर ने कहा बेटा मुड़ जाओ, क्लास के सामने नहीं होगा आपसे। लेकिन अब ए लेवल के एंड पे मैं कराची गया, वहाँ पे काफ़ी बड़ा पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन, वहाँ पे मैंने बात की और शायद मैं आज यहाँ पे बात भी ना कर पाता अगर मैं एक रूम ना होता। तो ये काफ़ी मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ सिटी स्कूल, क्योंकि उन्होंने मेरा जो कॉन्फिडेंस है उससे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले आए थे वो। कॉन्फिडेंस के लिए बहुत काम किया जाता है। इसके लिए डिबेटिंग सेशंस होते हैं जी, MUNs होते हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती हैं, बच्चों को इन हाउस भी ट्रेन किया जाता है। फिर हमारे स्पेशली सिटी स्कूल में जो डिबेटिंग कंपटीशंस होते हैं, ऑल पाकिस्तान डिबेटिंग कंपटीशंस जो हैं उसका वी आर द मेंबर्स, और हम उनकी होल्ड भी डिबेट्स होल्ड करते हैं। और जैसे सोनू रहमान जूनियर का है या बाकी जो हैं बहुत सारे डिफरेंट कंपटीशंस में बच्चों को ले जाया जाता है, जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। और एक सिर्फ विनिंग इज नॉट द तालीम के साथ साथ ग्रूमिंग पे भी बच्चों की तवज्जो दी जाती है, ताकि बच्चे कहीं जाएं तो पता चले कि जी ये सिटी स्कूल के स्टूडेंट हैं। कोई मैसेज देखने वालों को आप देना चाहें? बस ये कि बच्चों के लिए स्पेशली और पेरेंट्स के लिए कि ऑनलाइन क्लासेस अभी आजकल का ज़माना है, आप भी थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। बिकॉज़ हमें पेरेंट्स की इस वक्त, बिकॉज़ जब क्लास में बच्चा हमारे पास होता है तो हमें तो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब बच्चा घर पे तालीम हासिल कर रहा है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो मेरी पेरेंट्स के साथ यही एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए कि आपका बच्चा आपकी क्लासेस अटेंड कर रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर स्कूल के साथ आप बात करें, उनसे पूछें, उनको बताइए कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और पेरेंट्स का राब्ता रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। इजाज़त है तो मेरे पास एक मैसेज है। मैंने बहुत बार सुना था कि स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि बेटा आपसे नहीं हो पाएगा। मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसका 6th क्लास में D आया था। सबसे पहले तो हमें अल्लाह को भूलना नहीं चाहिए। मेरे टीचर की बहुत खूबसूरत बात है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। हम अगर एक कमरे में एक दीवार को देख रहे हैं तो दीवार के आगे हमें कभी नज़र ही नहीं आ सकता। हमारी थोड़ी बहुत मेहनत होती है, उसके आगे जो दीवार के आगे वो हमें अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल आपने। और इसके अलावा जो हमारे गोल्स होते हैं, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमें उस पर हमेशा स्ट्राइव करना चाहिए, हमेशा। अगर हम ना करें तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त मैसेज है दानिश ने जो दिया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिलहाल जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं आपको। जी नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और ये जो कुछ पिक्चर्स हमने शेयर की हैं जी, ये हमारे अपने ही बेस्ट फ्रेंड हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड है। हमारी टीम के मेंबर, जिनमें सबसे पहले आपने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरी तस्वीर देखी, फिर उमर है, नौमान है और उस्मान है, आयशा हैं। तो हम सबकी ज़िंदगी जो है हमारे दोस्तों की वजह से बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि दोस्त की वजह से ज़िंदगी कैसे अच्छी होती है। अगर आपका दोस्त अच्छा है तो ज़रूर आपकी लाइफ बहुत अच्छी और ब्लेस्ड हो जाती है। लेकिन कभी कभी हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दोस्ती की वजह से परेशान हो जाते हैं। असल दोस्ती है क्या? असल दोस्त की पहचान है क्या? अगर दोस्त अच्छा है तो आपको कहाँ ले जाता है, और अगर दोस्त बुरा है तो आपकी ज़िंदगी किस तरह से मुश्किल बना देता है। इस पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से अच्छा दोस्त आप तलाश कर सकते हैं, अच्छे दोस्त की पहचान क्या है। दोस्ती के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और इस पर बहुत सारे हज़रत अली के कॉल भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उनकी रोशनी में भी बात करेंगे। जब इतनी ज़बरदस्त गाइडलाइन हमारे सामने मौजूद है तो क्यों ना हम इस रोशनी में भी डिस्कस करें कि असल में दोस्ती, असल दोस्ती है क्या। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कुछ अपना एक्सपीरियंस भी हम दोस्ती का जरूर शेयर करेंगे। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, दोस्ती असल में है क्या? अच्छा देखिए, हमारे कुछ रिश्ते रब बनाता है और वो रिश्ते खून के रिश्ते होते हैं, आप उनको बदल नहीं सकते, इनका जवाब आपको देना है। आपके कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आप खुद बनाते हैं, इंतखाब करते हैं। ये दो सत है, वर्ड क्या है? दो सत, दो सच्चों का साथ, जबरदस्त। दो सच्चे साथ मिलके सोचते हैं हमने इकट्ठे आगे बढ़ना है। अब उन दो सच्चों के दरमियान में म्यूचुअल क्या है ऐसा कि वो जुड़ गए? क्या वैल्यूज जुड़ती हैं? क्या कोई असाइनमेंट या काम जुड़ता है? एक ही फ्लोर पे कितना काम हो रहा है? ये सब दोस्त नहीं है, ये कोलीग्स है। इसमें जो दिल की बात जिससे की जा सकती है, जो गम को हल्का कर देता है, जो खुशी को बढ़ा देता है, जो यकीन दिलाता है तुम्हारे साथ में खड़ा हूं, तुम अकेले नहीं हो। मुश्किल है ऐसे शख्स की तलाश। अच्छा, अब ये जो है ना, आप झूठा बन के सच्चे की तलाश नहीं कर सकते।
ये आपने बहुत जबरदस्त बात की और वाकई बहुत बड़ी बात की। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि मेरी जिंदगी में इंसान हम हैं, सब सीखते हैं, लर्निंग है। कभी बायसेस बहुत ज़्यादा थे, मुख्तलिफ तरह की छाप थी, मुख्तलिफ तरह के एक्सपोजर थे, टनल वाली सोच थी, बड़ी सोच नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ जब सबसे मोहब्बत, एहतराम, प्यार करना शुरू किया और कदर करनी शुरू की, हर बंदा बड़ा कीमती है। मैं सच बताऊं, मुझे इतनी मोहब्बत मिलती है। मैं यहाँ अभी वेटिंग पे बैठा आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो उन 15 मिनटों में कितने मोहब्बत करने वाले आए, प्यार से मिले, एहतराम से मिले, किसी ने एक्नॉलेज किया। एक स्टूडेंट मिल गया मेरा, वो सिटी 41 पे इस वक्त न्यूज कर रहा होगा। अब ये जो प्यार मिलता है, मैं कहता हूँ प्यारा बने बिना प्यार नहीं मिलता। सही कहा आपने। सच्चा बने बिना सच नहीं मिलता आपको। तो जो आप बन जाते हैं उसकी एक मकनातीसियत पैदा होती है। इसको आज साइंस ओरा कहती है कि एक आपकी बॉडी के गिर्द एक मैग्नेटिज्म, बुरा बुरे को पहचान लेता है, नशा करने वाला नशा करने वाले को पहचान लेता है, सच्चा सच्चे को पहचान लेता है। अना मैं सच बताऊं, बड़ी दिल की बात करूं, अजीब बात है, बुरा बंदा मेरी जिंदगी में टिकता नहीं है। सही। मैं को खुद को अच्छा साबित नहीं करना चाह रहा, मैं एक खास मिजाज की निशानदेही कर रहा हूं, वो मेरे साथ टिकता नहीं है। मैं चंद दिन पहले कोई विजिट थे, मैंने मिलना है, किसी हवाले से उन्होंने कॉल भी करवाई, मैं मिला, अल्लाह उनको जिंदगी दे, लेकिन 10 मिनट में मैं वो एक्सपोज हो चुका था। विद इन 10 मिनट्स वो बड़ा मोहब्बत का इजहार करें, बड़ा आर्टिफिशियल बोले, इंग्लिश बोले, मुख्तलिफ स्टाइल से बातें करें, एक सेल्फी उन्होंने ली। उसी शाम 10 मिनट में एक्सपोज होने के बाद अगले 20 मिनट्स मैंने इखलाक का इम्तिहान था कि मैंने बैठ के सुनना था। मैं जान चुका था कि ये मेरा बंदा नहीं है, इससे मेरा ताल्लुक नहीं है, इससे मैं एक लंबी फ्लाइट नहीं ले सकता। शाम में खुदा का करना, एक क्याफा शनास मेरे पास आ जो फेस एक्सप्रेशन रीड कर लेते। मैंने वो सेल्फी उनको दिखाई जो उन साहब ने ली थी। उनका बच के नहीं है, बंदा सही नहीं है। अच्छा। मैं हैरान कि उसको कैसे पता है जो मुझे 10 मिनट में पता लग गया। वो 10 मिनट में आपके दिल के अंदर कैफियत आती है, आपको पता लग जाता है। हम बड़े झूठे होते हैं, हम मुफाद को आगे करते हैं, फिर फ्राडिया जिंदगी में आ जाता है। हम मुफाद को आगे करते हैं, गलत रिश्ता बन जाता है। हम मुफाद को आगे करते हैं, गलत दोस्ती, गलत रिलेशन बन जाता है। कमाल ये है कि आप अपनी वैल्यूज को क्लियर रखते हुए, कम्युनिकेट करते हुए, मुझे अच्छा क्या लगता है, मुझे बुरा क्या लगता है, और अच्छा बन के, सच्चा बन के, बेहतरीन की तलाश करेंगे, बेहतरीन आप तक आ जाएगा। बिल्कुल आपने सही। अगली एक बात बता दूं, हम सब लाशौरी तौर पे परफेक्ट दोस्त तलाश करे होते हैं। एक अच्छा दोस्त वो है जो अच्छाइयों बुराइयों से आपको कबूल करता है और आप भी अच्छाइयों बुराइयों से उसे कबूल करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप में खामियां हैं और दुनिया सारी की सारी परफेक्ट मिले आपको। दुनिया में भी खामियां हैं, दुनिया में भी खूबियां। आपने अपनी खामियों को मैनेज किया हुआ है। मैं इस शो में बैठा हूं, मैं को परफेक्ट नहीं हूं, मेरे अंदर 100 गलतियां, 100 प्रोफेशनल गलतियां, 100 जाती गलतियां होंगी, उनको मैनेज करके हम प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, शेल्फ हुए। इसी तरह जब आपकी दोस्ती होती है तो आप अपनी कमजोरियों को, खामियों को मैनेज करते हो और खामियों को मैनेज करके खूबियों को आगे बढ़ा के उसको सपोर्टिव होते हो, उसका साथ देते हो। अच्छी दोस्ती क्या है? अच्छी दोस्ती है कि वो आपकी गलती को गलत कहे। हाँ। हम उसे इजाजत दें कि भाई मैं गलत हूं, मुझे रोकना है, तुमने टोकना है मुझे। वो दोस्त नहीं है जो खामी में शाबाशी दे देता है, वो दोस्त नहीं है जो क्रिटिसिज्म नहीं करता, वो दोस्त नहीं है जो आपको कहता है ठीक है बस चलती जाएगी जिंदगी। सीधा नुकात बताएं कि अगर हमने अच्छा दोस्त बनाना है तो उसके अंदर ये खुसूसियात तो लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, ये बड़ा स्पॉन्टेनियस है। आप खुद मुड़ के देखिए, मैं देखूं, हम सब जो सुनने वाले देखें। हम पहले दिन यूनिवर्सिटी गए, चंद दिनों में ग्रुपिंग हो गई। हाँ। ये किसने कहा कि मैं जमान का दोस्त हूं? हाँ। ये किसने कहा कि मलिक आतिफ मेरा दोस्त बन गया? ये किसने कहा कि मुदस्सिर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया? ये आज तक जो दोस्तियां चली जा रही हैं, ये क्यों है? 22 साल 21 साल पहले मैं यूनिवर्सिटी में था, वो जो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन में ग्रुपिंग हो गई, वो ग्रुपिंग क्यों हो गई? सिगरेट पीने वाले सारे इकट्ठे क्यों हो गए? हाँ। और उसके बाद मोटर बाइक की रेस लगाने वाले इकट्ठे क्यों हो गए? किताबें पढ़ने वाले इकट्ठे क्यों हो गए? सूफी मिजाज सारे इकट्ठे क्यों हो गए? जिक्र करने वाले अल्लाह के इकट्ठे, नमाजी सारे इकट्ठे क्यों हो गए? ये याद रखिए, बंदा अपने आप अपने जैसों को ढूंढ लेता है। कौवा कौवे की तलाश करता है, शाहीन शाहीन की तलाश करता है। हर मिजाज जो है वो अपने जैसे मिजाज की तलाश में और उसे मिल जाता है। इसके कोई असूल ज़ाब्ते नहीं है। दोस्ती बनने के बाद एक बड़ा अच्छा जुमला वासिफ अली वासिफ साहब का मैं हमेशा को कोट करता हूँ, मेरे मेंटोर हैं, मेरे मुर्शद हैं। वो कहा करते थे, किसी को दोस्त कहने से पहले 100 बार परख लो, 100 बार जांच लो, लेकिन जब दोस्त कह दिया तो फिर वफा तुम्हारी जिम्मेदारी है, फिर उसकी बेवफाई भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई मसला नहीं है। उस बेवफा के पास अगर कोई एक वफादार है वो तुम हो। अगर तुम भी उसे छोड़ गए, किसी बुरे से इंसान को अपना कहने के बाद तुमने उसे छोड़ दिया, उस बुरे के पास कोई अच्छा नहीं रहेगा, उसके पास एक अच्छा रहने दीजिए, वो आप है।
तो ताल्लुक बनाने के बाद ताल्लुक निभाने के प्रिंसिपल होते हैं, ताल्लुक बनाने के कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। जहां दिल मुतमईन हो गया आपका ताल्लुक बन गया। बिल्कुल। मुझे आपसे जानना है, अच्छा दोस्त आपकी जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां ले आता है, और अगर कोई दोस्त बुरा हो आपकी जिंदगी को किस तरह से तबाह कर सकता है, ये हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस देखे, बहुत बहुत अच्छे दोस्तों ने दोस्तों की ज़िंदगी खुशगवार बना दी, और बहुत सारे दोस्ती की ऐसी बुरी मिसालें छोड़ गए कि दोबारा किसी ने दोस्त बनाने से तौबा कर ली। किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों पर दोस्ती असरअंदाज होती है? अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि आपका मुस्तकबिल क्या है, ये जानने के दुनिया में कितने तरीके होंगे। बड़ा ये मज़े का मौजू बनता है, इसमें कभी वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। हाथों की लकीरें बताती हैं, नंबर्स बताते हैं, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, क्याफा शनासी, पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिनसे जांचा जाता है कि आने वाला वक्त क्या है। मैं देसी बातें करूं आज, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। जरूर। आपकी नीयत से पता लग जाता आने वाला वक्त क्या है। जबरदस्त। नीयत को अगर आपने क्लियर रखा हुआ है और आपकी नीयत प्योर है, नीयत खालिस है, नीयत पे आपको पूरा यकीन है, तो लाख मुश्किलात आ जाएं, अच्छा मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है। इंसान का मुस्तकबिल उसकी नीयत में पोशीदा होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको जिस तरह के लोग मिल रहे हैं, ये हमने उस्तादों से सीखे, वासिफ साहब के ही सीखे। वो कहते हैं आधी तकदीर तुम्हारे हाथ पे होती है, आधी जिससे हाथ मिलाते हैं उसके हाथ में, यानी दोनों के हाथ मिलते हैं तो तकदीर बनती है। सो डेस्टिनी जो है वो मिलने वाले लोगों से उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। खैर के लोग मिलेंगे, खैर का मुस्तकबिल बन जाएगा। बद लोग मिलेंगे तो आप याद रखिएगा, लाख आप कहने जी नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता जी, मैं कौन सा साथ बैठ के उनके पी लेता हूं, मैं कौन सा जुआ खेल लेता हूं, मैं कौन सी गलती कर लेता हूं, या मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करता जी, मैं चुप करके बैठा होता हूं। ये लिख लीजिएगा कि आप उस गलती में किसी ना किसी शक्ल में शामिल जरूर है। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कैसे हो सकता है कि आपको चीज बुरी लगती है और आप चुप करके बैठे हुए हैं। आप इजहार करेंगे, जब इजहार करेंगे वो गेट आउट कर देंगे आपको। आप किसी गलत महफिल में ना गवारी का इजहार कीजिए, वो उठा के बाहर फेंकेंगे ऐसे ही है, बिल्कुल। सो आपकी कंपनी कहीं ना कहीं डेस्टिनी को बना रही होती है। दुनिया के जितने बड़े इंसान हैं उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ लीजिए, बायोग्राफीज को पढ़ लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं मेंटोर का रोल मिलेगा, उसमें कहीं ना कहीं शम्स का रोल मिलेगा। अगर रूमी आप हैं तो शम्स ढूंढ रहे हैं आपको, अगर बुल्ले शाह आप हैं तो अनायत शाह कादरी आपका इंतजार कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आपकी जिंदगी में आने वाले लोगों से मुस्तकबिल की शक्ल ना बन रही हो, इसकी क्राफ्टिंग, इसकी शेप, ये अपनी असल शक्ल में मिलने वाले लोगों से ही बन रहा होता है। अच्छा, एक और बात बता दूं, आपकी अंदर की अच्छाई और बुराई भी मिलने वाले से जागती है या सोती है। सही कहा आपने। खैर का बंदा खैर जगा के चला जाता है, बद बंदा बुराई को जगा के चला जाता है। बाज लोगों में एक आर्ट होता है, वो सिर्फ मिलते हैं आपकी होप ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल सही। बाज लोगों में आर्ट होता है, वो कुछ नहीं करते, वो डाकू होते हैं उम्मीद के, उन्होंने उम्मीद को चुराना होता है। वो सिर्फ मिलेंगे, एक बुरा सा मुंह बनाएंगे, नागवारी का इजहार करेंगे, कहेंगे ऐ नहीं हो सकता, तुसी कितने पास गयो, कुछ नहीं रखा हुआ, इस तरह की बातें करेंगे, उम्मीद छीन लेंगे। सो आपकी जिंदगी में वो लोग जो खैर वाले हैं, वेल विशर का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऐड करने वाले दोस्तों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी एक और भी निशानी बताता हूं कि अल्लाह ना करे कभी आप स्टक हो जाए, यानी आप फर्ज करें, आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप जिंदगी में स्टक हो गए, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, एक ऐसा शख्स जो आके चाबी लगा के ताला खोल के आपसे बात कर सकता है, वो बिल्कुल आपने। और अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है तो ये जितने सुसाइड के केसेस हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के, बड़े बड़े लोगों के, जिनको नाम लिए बगैर मैं कोट कर रहा हूं, खुदा की कसम इनकी जिंदगी में बडी नहीं था। बिल्कुल। अगर कोई बडी होता, चडी बडी होता जो इनके साथ बैठ के कहता कोई ऐसी गल नहीं है, तू ऐसे सिर रख के रोल है। यानी दोस्त की अहमियत ये है आपकी जिंदगी में। वक्त हमारे पास बहुत कम है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सभी लोगों को अच्छे दोस्त दे ताकि हमारी जिंदगियां भी अच्छी और खुशगवार हो सके। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।